नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज शुक्ला। इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है बुलंदशहर जिले में। करीब 1200 साल का इतिहास समेटे हुए ये बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा हैं उत्तर प्रदेश के। यहां से तीन मुख्यमंत्री हुए हैं। कल्याण सिंह, बाबू बनारसी दास और मायावती की जन्मस्थली रहा ये बुलंदशहर जिला आज भी विकास की रफ्तार से दूर नजर आता है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो इतिहास है हम ऊपर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि अब ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में है और यहाँ पर नुमाइश लगती है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, इस तरह की तस्वीरें, चूंकि बताया ये जाता है कि मुगल काल के लास्ट में और ब्रिटिश काल के शुरुआत में इस जिले में कई राजाओं ने राज किया था और ये उसी वक्त की लगभग तस्वीरें हैं। इनका रखरखाव नहीं हुआ, इसलिए आज इनकी हालत सही नहीं है। और यहाँ पर ये जो मैदान है बच्चों के खेलने के या फिर नुमाइश के या छोटे मोटे व्यापार के काम आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो इमारतें हैं वो इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा रखरखाव नहीं किया गया। हम आपको दिखाएंगे सभी विधानसभा की तस्वीर और लोगों से उनकी समस्याएं जानने के साथ साथ यहाँ की सियासी नब्ज भांपने की भी कोशिश करेंगे। बात चाहे विधानसभा चुनाव की तमाम सरगर्मियों की हो या फिर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाने की, जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो या फिर हो कानून व्यवस्था का सवाल, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तमाम पहलुओं को अपने साथ समेटे निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। वैसे तो इस जिले ने सूबे को कई मुख्यमंत्री दिए, लेकिन विकास के पायदान पर यह जिला पिछड़ा ही रह गया। आज भी लोगों को जीवन यापन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वैसे तो बुलंदशहर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज चुनावी रथ ने जिन 3 सीटों का जायजा लिया वो है शिकारपुर, खुर्जा और डिबाई। सबसे पहले बात करते हैं शिकारपुर की। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुकेश शर्मा विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार अनिल कुमार को हराकर जीत दर्ज की। मुकेश शर्मा को जहां 64,498 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे अनिल कुमार को 56,095 मत ही मिल सके। शिकारपुर विधानसभा अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहां कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। शिकारपुर के बाद चुनावी रथ ने रुख किया खुर्जा विधानसभा का। पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और यहां से बंसी सिंह विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार हरिओम सिंह को हराकर जीत दर्ज की। बंसी सिंह को 98,913 वोट मिले, तो वहीं उप विजेता रहे हरिओम को 61,609 मतों से ही संतोष करना पड़ा। खुर्जा का खुरचन पूरे देश में मशहूर है। इसके अलावा ये इलाका पॉटरी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। खुर्जा में बने चीनी मिट्टी के बर्तन पूरे सूबे में अपनी पहचान बना चुके हैं। शिकारपुर और खुर्जा के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना डिबाई विधानसभा। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित विधायक चुने गए। उन्होंने जेकेपी उम्मीदवार राजवीर सिंह को हराकर जीत दर्ज की। गुड्डू पंडित को कुल 62,969 वोट मिले, तो वहीं राजवीर सिंह को 59,372 मत ही मिल सके। डिबाई के कसेरा कला गांव में बन रहा ये ताजमहल फिलहाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ताजमहल का निर्माण आज से कुछ साल पहले गांव के ही रहने वाले अब्दुल हसन कादरी ने अपनी बेगम की याद में शुरू किया था, लेकिन वो पैसों के अभाव में इसे पूरा नहीं कर पाए। बुलंदशहर की जिन 3 सीटों का चुनावी रथ ने जायजा लिया
उसमें 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। इस बार के चुनाव में मतदाता एक बार फिर अपने सिटिंग विधायक पर भरोसा करेंगे या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका देंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि सूबे को 3-3 मुख्यमंत्री देने वाले इस जिले में आज भी विकास की लहर नहीं पहुंच सकी है। चुनावी रथ से अनुज शुक्ला की रिपोर्ट। इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा में। शिकारपुर के अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी से पिछली बार मुकेश पंडित जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और इसके बाद फिर से एक बार वो प्रयासरत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सियासी मायनों के साथ साथ शिकारपुर का अपना एक इतिहास है और इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। जब हम बात करते हैं शिकारपुर विधानसभा की, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। शिकारपुर विधानसभा में 12 खंबा के रूप में ये प्रचलित है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ के लोगों के मुताबिक सिकंदर लोधी ने करीब 700 वर्ष पहले, जब ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, यहाँ पर शिकार करने आते थे और उसके बाद ही शिकारपुर नाम पड़ा। और जब उन्होंने फैसला किया था यहाँ पर अपना महल बनवाने का, उस समय इतिहासकारों के मुताबिक उनके बेटे की डेथ हो गई, बाबर से युद्ध लड़ना पड़ा और फिलहाल वो जो उनका सपना था महल बनवाने का, वो सपना ही रह गया। और यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो महल पूरी तरह से अधूरा है और इसे 12 खंबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ उसके बाद कब्रिस्तान भी बना, कुछ कब्रगाह भी है। एक स्थानीय नागरिक है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। दादा, आपसे जानना चाहूंगा इस 12 खंबे का इतिहास क्या है? आपने भी सुना पढ़ा होगा, यही रहते हैं आप लंबे समय से। यही इतिहास है सर इसका। क्या यहाँ पर ये शिकार खेलने को आते थे लोग, समझे जी। और पुरानी यादगार है, समझो बहुत पुराना बना हुआ है। और यहाँ पर ये कस्बा जो था ये कैलामन पे था, समझे। और शिकारपुर में थोड़ी सी झोंपड़ी पड़ी थी और यहाँ कुछ नहीं था, सब उजड़ था ये बस्ती। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल 700 सालों का इतिहास समेटे हुए है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी परेशानी है और रखरखाव ना होने की वजह से निश्चित तौर पर अगर इसका सरकार की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वजह से अगर रखरखाव होता तो इसकी हालत कुछ और बेहतर होती, क्योंकि यहाँ लोगों ने बताया यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, सरकार ध्यान नहीं रख रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं सब आपसे जानना चाहूंगा, ये तो हुई इतिहास की बात। अगर हम पॉलिटिकल बात करें, चुनाव नजदीक है, शिकारपुर से आपके मुकेश पंडित विधायक रहे, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। 5 साल ऐसे ही चले गए उन्होंने, कोई विकास नहीं करा। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? सब समस्या देखो, रोड सब टूटा पड़ा है, गंदगी देखो कितनी हो रही है, कोई सुनवाई करने कोई तैयार नहीं है। जाते हैं कोई मिलता नहीं है, बाहर घूमते फिरते हैं, कहते हैं वोट हमें वोट दो, हमें वोट दो। ऐसा कब तक चलेगा बताओ? दोस्त आप देख रहे हैं सब टूटा पड़ा है, बताओ इतना पैसा आएगा बनवाएंगे, इमारत बनवाएंगे, तो टूटा बेदन पड़ा है। बताओ कौन आदमी बाहर से घूमने को आया, कौन देखने आएगा बताओ? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो पॉलिटिक्स खेलने आदमी ले खेलना, दोनों हमें क्या है बताओ? तो इस बार आप बदलाव के मूड में हैं? हाँ, बदलाव के मूड में इस बार। देखो जो अच्छा आदमी उसको देखेंगे हम। ऐसा क्या वो जीत के आदमी भाग जाता है यहाँ से, फायदा क्या है यहाँ से बताओ? जो हमारा आदमी आएगा हम उसको वोट देखेंगे, जो भी अच्छा आदमी आएगा उसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ युवा भी हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवाओं की एक अलग समस्याएं होती हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको भी लगता होगा कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, अगर यहाँ तमाम सुविधाएं होती तो क्यों बाहर जाना पड़ता? आपको लगता है कि जितना टाइम आपने देखा है एक्टिवली, कुछ विकास हुआ है एजुकेशन के नजरिए से, रोजगार के नजरिए से? नहीं सर, मैं तो अपनी नज़र में ये नहीं समझता कि यहाँ पर रोजगारों के लिए कोई विकास हुआ है या एजुकेशनल सिस्टम में कोई विकास हुआ है। बुलंदशहर में हमारा जिला है, बुलंदशहर सिटी है सर, वहाँ पे ही जो है एजुकेशनल सिस्टम सही नहीं है, तो ये शिकारपुर क्षेत्र में कैसे हो जाएगा? ये तो खैर तहसील है, वो तो जिला है, वहाँ पे ही सही नहीं है सर। एक कॉलेज है अपना IP कॉलेज सर, उसका भी सही नहीं है, अपना ग्रेजुएट सिस्टम वहाँ का भी सही नहीं है। यहाँ पे भी श्यामलाल कॉलेज है, लेकिन सर एजुकेशन सिस्टम इज वेरी पैथेटिक।
बुलंदशहर से तीन मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी में। मायावती भी बुलंदशहर में ही, उनका पहला जो गांव आता था। कल्याण सिंह रहे हैं, बाबू बनारसी दास रहे हैं। क्या इन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा? अगर देखा होता तो इनका बुलंदशहर जिला की तस्वीर कुछ और होती। सर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अखिलेश यादव जी का, क्या जबरदस्त काम कराया सर उन्होंने यूपी के अंदर। सर आप उनका एटा मैनपुरी देखिए, वो सैफई है उनका, वहाँ से मुख्यमंत्री है वो। सर हर चीज की सुविधा वहाँ पे है। यहाँ से तीन मुख्यमंत्री रह गए, सर कुछ नहीं कराया उन्होंने यहाँ का। बुलंदशहर जिले को सर आज बदमाशी में सबसे ऊपर है बुलंदशहर जिला, चोरी में सबसे ऊपर है। बावरिया कांड हुआ था, पूरे देश की नजर बुलंदशहर पे थी। सर बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट करा है बुलंदशहर का। आप उधर देखिए, लखनऊ की साइड वाला यूपी देखिए आप, ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो खैर मेरठ हुआ, सहारनपुर हुआ, ये डेवलप्ड है। हमारा बुलंदशहर सर जीरो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है सर डेवलपमेंट के बारे में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, एक बुजुर्ग और है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा आप ये बताओ कि यहाँ पर खेती के लिए जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है या फिर आप लोग खुद ही मेहनत करके? कुछ नहीं मिलता, हम तो मजदूरी करते हैं और अपनी टाइम काट रहे हैं। अच्छा, तो विधायक आते हैं तो विधायक, पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार आए थे विधायक वोट मांगने, तो बड़े बड़े वादे किए होंगे उन्होंने। वादे भी करे है साहब, उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा नहीं करा। अच्छा, और यहाँ तक अगर वो राशन कार्ड भी नहीं बन के दिए यहाँ के। पब्लिक बहुत परेशान है, लाइन बहुत लगती है लंबी लंबी, राशन भी नहीं मिलता है यहाँ। और दुकान भी बंद रहती है, कोई दुकान भी नहीं खोलती है। अपने अपने इलाके में ले जाए, जैसे बाट के नंबर है कि यहाँ दुकान खोला, यहाँ दुकान में नहीं है। बच्चे परेशान है इस टाइम पे बहुत। मतलब आप रखरखाव कर रहे हैं इसका लंबे समय से, किसको आपने किसी भी स्तर पर अप्रोच किया है इसके सुधार के लिए, इसके दोबारा से जीर्णोद्धार के लिए? क्योंकि ये आसार कदीमा के सिलसिले से ये चीज़ जुड़ी हुई है, तो आज से जो 7-8 साल पहले आसार कदीमा वालों ने ये सारी इसकी बाउंड्री कराई है। मतलब आसार कदीमा से इसके सिलसिले के लिए पैसा आया और उसी पैसे को यहाँ पे लगवाया गया कायदे से, और वही आपके सामने ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और ये लाइट, ये जो आपके सड़क है, ये खास तौर से जो है पूरे शहर की जो सड़कें हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी है और खरंजा भी लगा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो है ये ना तो इधर नगर पालिका ने देखा, ना यहाँ पे जो है किसी अपने प्रतिनिधि ने देखा, जो भी यहाँ पे आपके मुकेश पंडित हों या कोई भी साहब हों, कोई पहले एमएलए रहे हों। ये पूरी पोजीशन आपके सामने, आपकी गाड़ी आई है, कितने गड्ढे हैं यहाँ पे, रात में भी लोग बागों का आना जाना रहता है। दूर दराज से लोग बाग आते हैं यहाँ, बाईपास पे उतरते हैं और फिर किस पोजीशन में अपने जो है शहर घरों पे जाते हैं और शहर में पहुँचती हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। क्या चीज़ें, जो ऐतिहासिक इमारत है उसका भी विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र का भी विकास नहीं हुआ है। पिछली बार लोगों का कहना है कि 2012 में तमाम जो कैंडिडेट आए थे और जो जीतकर विधानसभा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे शायद अब 5 साल के बाद गुजरने के बाद पता चल रहा है कि सारे ही वादे हवा हवाई थे। लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार जरूर विकास होगा, लेकिन अभी भी यहाँ के यूथ को आपने सुना, वो कहते हैं रोजगार तो है नहीं, साथ ही क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको भी याद होगा कि बुलंदशहर का वो गैंगरेप कांड जो सुर्खियों में बना था, और उसकी वजह से बुलंदशहर, खराब वजह से ही सही, बुलंदशहर के लिए एक शर्म की बात भी हो सकती है कि नेशनल मीडिया में चर्चा में अगर बुलंदशहर आया तो एक गैंगरेप की घटना की वजह से। फिलहाल शिकारपुर विधानसभा से इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खुर्जा विधानसभा की तस्वीर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा। खुर्जा में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, और अगर हम खुर्जा की खासियत की बात करें तो खुर्जा खास तौर पे अपनी खुरचन और पोल्ट्री उद्योग की वजह से जाना जाता है। अगर आप खुर्जा आए और आपने खुरचन नहीं खाई तो शायद आपका
खुर्जा की जो यात्रा है वो अधूरी रह जाएगी। हम यहाँ पर एक खुरचन की दुकान पर मौजूद हैं। मैं भाई साहब से सबसे पहले कहूँगा मुझे खुरचन अगर आप खाने के लिए देंगे, खाते खाते बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये खासियत है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर बनती कैसे है। बस एक पीस बहुत है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये खुर्जा के लिए फेमस है और शायद खुर्जा और खुरचन नाम भी मिलता जुलता है। खुर्जा का जब से नाम यहाँ है, जब से खुर्चन बनती है यहाँ पर, और ये दूध से बनती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका सबसे बड़ा बात है कि इसका जो मिठास है बहुत कम होती है, लाइट और सॉफ्ट, खाने में बहुत सॉफ्ट होती है। ये तो रही खुरचन की बात। आप एक चीज और बताइए, यहाँ पर आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, यहाँ विकास कितना हुआ है पिछले 5 साल में? जो आपने कांग्रेस के विधायक को आप लोगों ने चुना था, क्या उन्होंने विकास किया है? कुछ भी नहीं किया जी उन्होंने, कुछ भी। बहुत बेड़ा कर दिया। अच्छा। और जो है उसके बाद ये सपा की सरकार आई, उसने भी जो है कुछ काम नहीं किया। बस ये है कि लूटपाट खूब हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। दोबारा से अखिलेश को चाहते हैं या कोई और आए? मोदी जी। बिल्कुल। तो खुरचन की डिमांड भी है और खुरचन के बीच अलग अलग लोग हैं। एक कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, दूसरे एक बार फिर से अखिलेश यादव को चाहते हैं, और तीसरे भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल खुरचन खाते खाते मैं चलता हूँ दूसरे इलाके की तरफ, और खुर्जा की जो पहचान है पोल्ट्री उद्योग, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। पोल्ट्री उद्योग के लिए खुर्जा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ से जिस कारखाने में हम खड़े हैं, वहीं से करीब 54 देशों में माल एक्सपोर्ट होता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर पोल्ट्री उद्योग में जो आप घर पर यूज़ करते हैं सामान, वो बनता कैसे है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का ढक्कन, ये कई प्रोसेस से गुजरता है। फाइनल स्टेप में होने से पहले इसके कई प्रोसेस होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएं। जो आप फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं इसका, यहाँ पर जो मिट्टी है उसे शेप में दिया जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पर इसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह की जो शेप है मिट्टी को दी जाती है। नॉर्मल मिट्टी से उसे शेप में लाया जाता है और उसके बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाती हैं। हमारे साथ कारोबारी हैं। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जो सुविधाएं आप एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, क्या वो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, और खुर्जा का खास तौर पे पोल्ट्री उद्योग कितनी तरक्की कर रहा है? अगर मैं खुर्जा के पोल्ट्री उद्योग के बारे में बात करूं, आज जिस स्थिति में खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग है और जिस स्थिति में आज से 10-12 साल पहले था, उसमें ये अंतर ज़रूर आया है कि हम डायरेक्ट चाइना को इस समय टक्कर दे रहे हैं। जो कंट्रीज़ हम लोगों से माल अब खरीद रही हैं, वो पहले कभी चाइना से खरीदा करती थी। डिमोनेटाइजेशन ने थोड़ा सा परेशान किया है। वर्कर्स जिनके पास अपने अकाउंट्स नहीं है, उनके अकाउंट्स खुलवाने में भी परेशानी आ रही है। उनको वर्कर्स को टाइमली पेमेंट करने में परेशानी आ रही है। कैश हम निकाल नहीं पा रहे। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं। अदरवाइज क्वाइट अ गुड अफेयर, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर एक गौरव की बात है कि जहां अन्य इलाकों में जो छोटे कारोबार हैं, या फिर हम कहें कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, वो घाटे में हैं या फिर बदहाल हैं, लेकिन खुर्जा का जो पोल्ट्री उद्योग है वो एक उदाहरण पेश करता है और चाइना को विदेशों में जो माल एक्सपोर्ट करने में कड़ी टक्कर दे रहा है। कुछ और यहाँ पर कामगार हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, आपने, अगर हम इसके अलावा अगर खुर्जा की बात करें, आप आसपास घूमते भी होंगे, कितना विकास हुआ है? खुर्जा की तस्वीर कितनी बदली है पिछले 5 सालों में? बहुत बदला है। हमें तो यहाँ 15 साल करीब हो गया है। हाँ। पहले इतना सुविधा नहीं था, अब सुविधा हो गया है। बिल्कुल। और क्या था? तो यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भी खुश हैं, जो कामगार हैं वो भी खुश हैं, और जो पुराने जो मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि खुर्जा के पिछले 5 सालों में
काफी तस्वीर बदली है। अब देखना ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि पोल्ट्री उद्योग की तरह ही यहाँ के मौजूदा विधायक एक बार फिर से लंबी छलांग लगाएंगे या फिर जनता इस बार बदलाव के मूड में है। हम बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा में पहुंच चुके हैं और डिवाई के अगर हम सियासी नजरिए की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से गुड्डू पंडित जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि अब उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अगर आप डिवाई विधानसभा आए और यहाँ के कसेर कला गांव नहीं आए तो शायद ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कसेर कला में आगरा के बाद जो ताजमहल बनाया गया है वो कसेर कला गांव में बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कुछ तस्वीरें सबसे पहले उसकी दिखाएं। यहाँ के निवासी जो हैं फैजुल हसन कादरी साहब, उन्होंने अपने बेगम के इंतकाल के बाद उनकी याद में बनाया था और खुददारी की मिसाल इतनी बड़ी कि उन्होंने अभी तक 1 रुपए किसी से नहीं लिया, अपनी जमीन पर उनकी याद में बनवाया था। और उसके बाद चूंकि अब फंडिंग की कमी पड़ गई तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेम ताजमहल के पैटर्न में उसी स्टाइल में और उसी को फॉलो करते हुए बनवाया था, लेकिन अब काम अधूरा मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। और इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि एक मिसाल है जो लोग तमाम मिसाल देते हैं। और यहाँ ये कोई अननोन प्लेस नहीं है, छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, विकास भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं और तमाम मीडिया की क्लिप्स में चर्चा का विषय रहा है। हमारे साथ कादरी साहब हैं। दादा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, ताजमहल को ही बनाने का आइडिया क्यों आया आपके दिमाग में? ऐसा था कि हमारे कोई बच्चा नहीं था और दूसरी शादी मैंने नहीं की, लेकिन जब मरने से कुछ दिन पहले अचानक बीवी के दिमाग में ये बात आई कि हम मर जाएंगे तो कोई हमारा जिक्र भी नहीं करेगा, कोई हमारा नाम भी नहीं लेगा। तो मेरे मुंह से ये निकला कि अगर मैं जिंदा रहा, मेरी जिंदगी में तेरा इंतकाल हो गया तो ऐसा मकबरा बनवाऊंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। यार वो बात आई गई हो गई। इत्तेफाक की बात क्या है, उसका वो कैंसर दोबारा हुआ गले में और उसका इंतकाल हो गया। मुझको अपनी बात याद रही, मैंने पैसे वैसे का इंतजाम किया, कुछ अपनी जमीन बेची, कुछ जेवरात बेगम के बेचे, कुछ मेरे पास जो इकट्ठा था वो अपने लगाया और 8-9 लाख रुपए का मैंने अपना एस्टीमेट बनाया। तो अब मैंने अलीगढ़ में एक वो आर्किटेक्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर, उससे मैंने एक नक्शा बनवाया। लेकिन वो नक्शा उसने इस तरह पे बना दिया जैसे कि हिंदू लोगों में मंदिर हुआ करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मैं मंदिर नहीं बनवा रहा, मैं तो अपनी बीवी का मकबरा बनवा रहा हूँ। और मैंने वो जो एडवांस उसको दे दिया था 1,500 रुपये, 3,000 में तय हुआ था, 1,500 एडवांस दे दिया, वो भी उसी पे छोड़ दिया और वो नक्शा मैंने वापस कर दिया। ताजमहल मेरा देखा हुआ था। तो फिर मैं मिस्त्रियों के लिए भागा फिरा, गर्मी का मौसम था सख्त, मिस्त्री बड़े मिस्त्री जो होते हैं वो हाथ नहीं आए, लेकिन जिस मिस्त्री ने मेरे मकान पे काम किया था उसी को बुला लाया और उससे कहा कि भाई तू काम शुरू कर। मैं बताता गया, वो बनाता गया और लोग हंसी उड़ाते रहे कि ये काहे को खेत खराब कर रहे हैं, क्या है, जब सीमेंट और बदरपुर और लोहा वगैरह बहुत सारा है। मुझसे कोई कहता कि दुकान खोलोगे, मैं अपना काम करता रहा। और जब वो इस पोजीशन में पहुंच गया कि इसके गुंबद ऊपर रखा तो लोगों ने कह दिया कि ताजमहल है, बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फैजुल हसन साहब की ईमानदारी देखिए, उनका अपनी बेगम के प्रति और अपनी खुददारी के प्रति समर्पण देखिए। फिलहाल इसके अभी जरूर अधूरा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक उसे पूरा करा लेंगे। फिलहाल हम कुछ और लोग यहाँ पर हैं जो डिवाई विधानसभा के हैं, उनसे पूछते हैं और कुछ इससे हटकर कुछ सियासी चर्चा करते हैं। मैं सब आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 5 साल से आपके यहाँ विधायक हैं गुड्डू पंडित, जो समाजवादी पार्टी से चुने गए थे, अब निकाले गए हैं। अब क्या लगता है आपको, चुनाव नजदीक है, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ ना पे, अब तक तो ऐसा ही है जैसा मामला पहले था, लेकिन कोई खास नहीं हुआ ना पे।
सब लिए सड़कें ऐसी हैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा बदला नहीं है, बदलाव कुछ नहीं आया यहाँ पे अभी तक। जो कुछ कराया तो वो अच्छा है कि नहीं कराया इन्होंने, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ ना अभी तक। अच्छा, बस जैसे ही चल रहा है अभी तक। और कुछ कुछ बाहर के भी लोग हैं, एक युवा है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ना केवल इस गांव के, आप आसपास भी घूमते होंगे, डिवाई विधानसभा में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ? सब विकास के बारे में कहा जाए तो विकास तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में यहाँ इंटर कॉलेज आया है गर्ल्स के लिए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा विकास है, और अगले सरकार यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है यूपी में। तो यूपी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम है यहाँ पे, लेकिन और यहाँ पे और ज़्यादा विकास भी हो सकता है। और अखिलेश साहब का अगर ज़्यादा और साथ दिया जाए, तो अगर वो दे जनता का, तो और ज़्यादा विकास होगा। इंशाल्लाह अगली बार भी उन्हीं की सरकार बनेगी। बिल्कुल। आप इस बार किसे वोट देने जा रहे हैं? अखिलेश को। और आपके साथ के जो लोग हैं, तमाम साथी से भी बातचीत होती होगी, किसे समर्थन देंगे? जी अखिलेश को ही देंगे युवा वोट। बिल्कुल। देखिए, आपको हमने एक ऐतिहासिक इमारत दिखाई जो दूसरे ताजमहल के नाम से विख्यात है और बहुत छोटे से कस्बे में है, लेकिन उसके बावजूद दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और जैसा आपने फैजुल हसन साहब को भी सुना था, इसके बहाने वो गांव का भी विकास करा रहे हैं। और जब सरकारी मदद का नाम आता है तो इसे कंप्लीट कराने के बजाय वो प्राथमिकता देते हैं गांव के विकास को। और यहाँ के अगर युवाओं की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें, तो उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा से आते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि जितना पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, विकास की रफ्तार अगले 5 सालों में और बढ़ सकती है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच आपने बुलंदशहर की अलग अलग विधानसभाओं की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक तस्वीर देखी। अब आने वाले चुनाव में बुलंदशहर के मतदाता तय करेंगे कि किसका उदय करना है और किसका अस्त। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर लेमन का और बुलंदशहर से हमारे सहयोगी वरुण शर्मा और कैमरामैन सुशील बहल का। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी दूसरी विधानसभा की तस्वीर के साथ।